नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे लिम्फोमा कैंसर के बारे में। कैंसर ऐसी बीमारी जिसे हम न ही दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, खुद की तो बात ही अलग है, हम ये भी नहीं सोच सकते कि ऐसी बीमारी किसी दूसरे व्यक्ति को हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कैंसर पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है, मरीज की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रही है। तो यह कैंसर क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आप पिछले 30 वर्षों से कैंसर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के श्री राम कैंसर इंस्टीट्यूट में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के हेड हैं। आपने टाटा हॉस्पिटल मुंबई से मेडिकल ऑन्कोलॉजी का प्रशिक्षण लिया है। आपको अमेरिका और लंदन से भी फेलोशिप मिल चुकी है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। आपके 100 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। तो जब भी कैंसर की बात आती है तो स्वाभाविक है हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो और लिम्फोमा कैंसर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैंसर क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। निरंजित जी, अपने शरीर में काफ़ी हिस्सों में, इनफैक्ट सभी हिस्सों में गिल्टियाँ होती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी कुछ परिस्थितियों के कारण जब इन लिम्फ नोड्स में कैंसर बन जाता है तो उस बीमारी को हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। और आप यूँ माने तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं ये गले में होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं, अपने आर्म पिट में बगल में होते हैं, अपने ग्रॉइन में होते हैं, पेट में होते हैं। तो करीब करीब सब ऑर्गन्स के साथ साथ लिम्फ नोड्स एसोसिएटेड होते हैं। इनका नॉर्मल काम अपने बॉडी में इम्यूनिटी को रेगुलेट करने का होता है, लिम्फ एंटीबॉडीज़ बनाने का होता है। जब इसमें विकिरण हो जाता है और अबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन हो जाता है तो गिल्टियों के कैंसर को हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके लक्षणों के बारे में तो हम आपसे जानकारी लेंगे ही, लेकिन आपने बताया कि ये हमारे शरीर के अंदर का हिस्सा होता है पूरा, जहाँ पे लिम्फ नोड जो हैं वो होती हैं। तो किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर ये लिम्फ्स जो हैं उनके अंदर ये कैंसर पनप रहा है? क्योंकि बाहर जो चीज़ दिखती है उससे तो हम थोड़ा सचेत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पनप रहा है, कुछ गलत चीज़ बढ़ रही है, तो उसका कैसे पता लगेगा? इसमें आम तौर पे तो जैसे सपोज़ गले में गांठें होती हैं या बगल में गांठें होती हैं या ग्रॉइन में गांठें होती हैं तो वो तो पेशेंट को पता लग जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस तरह की गांठें कहीं पे भी हों शरीर में तो एक मेडिकल परामर्श करना ज़रूरी होता है। जो बॉडी के अंदर, जैसे चेस्ट के अंदर अगर सपोज़ लिम्फोमा हो रहा है, गिल्टियाँ बढ़ रही हैं या पेट के अंदर बढ़ रही हैं तो उसका डायग्नोसिस यूजुअली लेट होता है। जब वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो प्रेशर सिम्टम्स बनाती हैं, आसपास के अंगों को प्रेस करती हैं, तब जा कर के अपने को पता लगता है कि इस जैसे खाने की नलकी पे प्रेशर हो रहा है या सांस की नलकी पे प्रेशर हो रहा है। तो फिर छाती का एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, फिर बीमारी पता लगती है। और कुछ लिम्फोमा के खास लक्षण भी होते हैं जिनको सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर लंबे टाइम तक बिना कारण के बुखार होए, किसी भी कारण से वेट लॉस होए जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, एक्सटेंसिव स्वेटिंग होए, रात को सोते सोते आप पसीने में भीग जाएं, और शरीर पे अनएक्सप्लेन्ड खुजली होए जिसका कोई कारण नहीं मिले, तो ये 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जो लिम्फोमा का संकेत भी दे सकते हैं और जिसके लिए मतलब सुनने वालों को ये जागरूक रहना है कि परामर्श करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर।
अच्छा, उम्र के हिसाब से हम ये जानना चाहेंगे कि लिम्फोमा कैंसर जो है वो कितने प्रकार का होता है, और उम्र से मतलब है कि क्या किसी उम्र विशेष में उस तरह का लिम्फोमा कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग आप लिम्फोमास को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो हॉजकिंस लिम्फोमा हम लोग बोलते हैं और एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। हॉजकिंस एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कई वर्ष पहले 100 साल पहले इस बीमारी का निजात किया था। तो हॉजकिंस लिम्फोमा जो है उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो कम उम्र के होते हैं। 8-9 साल के बच्चे, 10 और 20 साल के यंग एडल्ट्स, इनकी तादाद ज़्यादा होती है। जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है फिर उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हाई ग्रेड लिम्फोमास होते हैं और एक लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं। हाई ग्रेड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास यंग लोगों की बीमारी होती है, यंग लोगों में काफ़ी होते हैं। और जो लो ग्रेड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं उसमें 90% पेशेंट्स जो होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, 50, 60, 70 साल के होते हैं। अच्छा, आपने उम्र के हिसाब से बताया और लिम्फोमा का प्रकार भी आपने बताया, लेकिन कैंसर के बारे में जैसे माना जाता है कि कुछ कैंसर बहुत तेज़ी से फैलते हैं, कुछ धीमी गति से फैलते हैं, तो इस कैंसर में क्या रहता है? लिम्फोमास हम लोग एक हमारी लिस्ट होती है जिसको हम लोग क्योरेबल कैंसर्स बोलते हैं। तो लिम्फोमास को हम लोग क्योरेबल कैंसर्स की गणना में करते हैं। और अगर इफ़ समबडी इज़ अनलकी इनफ टू गेट लिम्फोमा, तो मेरा बिल्कुल अनइक्विवोकल संदेश आज पत्रिका टीवी के देखने वालों को ये है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म की जा सकती है। अगर अपन हॉजकिंस लिम्फोमा का विषय लें तो इसमें फर्स्ट स्टेज में अगर बीमारी का पता लग जाता है तो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। क्योर मीन्स कि जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाती है, कभी भी वापस नहीं आती है। और अगर फोर्थ स्टेज के हॉजकिंस डिजीज़ के पेशेंट्स लें तो फोर्थ स्टेज में भी हम लोग आज की तारीख में अच्छे ट्रीटमेंट से 10 में से 4 या 10 में से 5 पेशेंट्स को डिजीज़ फ्री कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में जैसे दो प्रकार के मैंने बताए, हाई ग्रेड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास जो होते हैं उसमें हमारे ट्रीटमेंट का लक्ष्य क्योर का होता है और करीब 50 या 60% पेशेंट्स में हमको सक्सेस मिलती है, बीमारी को हम जड़ से ख़त्म करने में सफल हो पाते हैं। जो लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं उसमें आम तौर पे हमारा आगे बढ़ने का लक्ष्य डिज़ीज़ कंट्रोल का होता है। और ये बिल्कुल क्लियरली मैं संदेश दूँ आपको कि डिज़ीज़ कंट्रोल जो है वो पॉसिबल होता है और कई सालों तक ये संभव होता है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कई दफ़े 15 या 20 साल के लिए भी हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट को सामान्य लाइफ, नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। तो कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये उत्सुकता स्वाभाविक है कि जो ये लिम्फोमा कैंसर है और जो अन्य कैंसर भी होते हैं तो उनके होने की खास वजह हैं या आम वजह हैं जो कि मेडिकल जगत मानता हो, वे आप बता सकते हैं? लिम्फोमा में जो कॉज एंड इफ़ेक्ट हमको मालूम है वो 2 या 3 चीज़ों से एस्टैब्लिश्ड है। एक तो कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उससे लिम्फोमा होता है, ये हम लोगों को मालूम है। और कई दफ़े रेडिएशन एक्सपोजर के बाद लिम्फोमा होता है। कई दफ़े कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं जिसके बाद लिम्फोमा हो सकता है। और अभी कुछ रिसर्च इंडिकेट कर रही है कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर जो अपने खान पीन में होता है उसकी वजह से भी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। इसमें इस विषय में शोध जारी है अभी। और ये माना गया है कि आज के टाइम में नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हो रहा है। इसका एक कारण संभवतः पेस्टिसाइड एक्सपोजर भी हो सकता है, बट अभी खोज जारी है और ऐसा अभी प्रीलिमिनरी सस्पिशन है कि पेस्टिसाइड्स माइट बी रिलेटेड टू लिम्फोमा कॉजेशन।
अच्छा, जैसे कोविड का दौर हमने देखा है, इसने बहुत नुकसान पहुंचा है पूरी ह्यूमैनिटी को, हमारी आबादी को, हर जीवन के हर क्षेत्र में। तो हम जिस कैंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा वायरल इन्फेक्शंस, और कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन ही था, तो क्या उनका भी कोई संबंध है या कोई रिसर्च चल रही है इस बारे में? कोविड से अभी तक लिम्फोमा का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, बट जो अपनी HIV वायरस होती है, एड्स वाली वायरस होती है, उससे तो डेफिनेटली लिम्फोमा होता है, ये हमारे पास ठोस तथ्य हैं। और कुछ अलग वायरसेस होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, और एक दो वायरसेस और भी होते हैं जिनके इन्फेक्शन से लिम्फोमा की संभावना होती है। एप्स्टीन बार वायरस इसमें प्रमुख है। तो कुछ वायरसेस से लिम्फोजेनेसिस होता है, ये हम लोगों को ज्ञात है। अच्छा, जब कोई लक्षण आते हैं या कोई समस्या होती है, जब तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जांचें होती हैं, लेकिन कैंसर में कहते हैं कि भी समय रहते आपका पहचान हो जाए बीमारी की, तो क्या ऐसी कोई पहचान है जो हम सामान्य अवस्था में भी करा सकें और उससे ये पता चले कि हमारे को लिम्फोमा कैंसर या अन्य तरह के कैंसर का कोई खतरा नहीं है? जैसे कुछ कैंसर्स में स्क्रीनिंग टेस्ट प्रचलित हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर में पैप स्मीयर है, और ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी है, और लंग कैंसर में लो डोज CT स्कैन ऑफ द चेस्ट है। तो लिम्फोमा के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट एडवोकेटेड नहीं है। तो मेरी सलाह तो सुनने वालों को, देखने वालों को, दर्शकों को यही है कि अगर कुछ सस्पिशन होए, आपको लिम्फ नोड्स की साइट्स पे कोई गांठ होए, जैसे गले में गांठ होए या बगल में गांठ होए या इंग्वाइनल रीजन में गांठ होए, या बिना किसी कारण के लंबा बुखार होए, बिना किसी कारण के सिग्निफिकेंट वेट लॉस होए, एक्सेसिव नाइट स्वेट्स होए कि इतना आपको पसीना आए रात को सोते वक्त कि आपके कपड़े भीग जाएं, बिना किसी कारण के शरीर में ईचिंग होए, खुजली होए, पर्टिकुलरली नहाने के बाद, तो ये लिम्फोमा के लक्षण हो सकते हैं। और एक डॉक्टर से परामर्श करना जो है उसमें इट विल बी वाइज टू टेक अ कंसल्ट। बिल्कुल। अच्छा, जब ये पता चल जाता है कि मरीज को लिम्फोमा कैंसर है, तो उसका इलाज किस तरह से होता है? इसमें लिम्फोमा के इलाज में सर्जरी का रोल जो है वो बिल्कुल मिनिमल होता है। सिर्फ डायग्नोसिस के लिए, जैसे रोगी के गले में गांठ है तो मैं मेरे सर्जन के पास भेजूंगा कि इस गांठ की बायोप्सी कर दें। तो उस गांठ की बायोप्सी होने के बाद पैथोलॉजिस्ट उस गांठ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, कुछ उसमें स्पेशल टेस्ट करेंगे, फिर हमको डायग्नोसिस देंगे कि इन पेशेंट को हॉजकिंस डिजीज़ है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी हाई ग्रेड लिम्फोमा है या लो ग्रेड लिम्फोमा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है लिम्फोमा की, चाहे हॉजकिंस हो चाहे नॉन हॉजकिंस हो, वो कीमोथेरेपी से होती है। नसों में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं, उससे इलाज करते हैं। कई दफ़े जब बहुत बड़ी गांठ होती है तो हम लोग कीमोथेरेपी के साथ साथ या कीमोथेरेपी के बीच में या कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी का भी उपयोग करते हैं। तो ये दो मेन मोडेलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, जिससे लिम्फोमा का इलाज किया जाता है। अच्छा, इस इलाज की कोई अवधि तय होती है कि इतने महीने या इतने साल आपका इलाज चलेगा? जैसे आपने एक बार पहले वाले प्रश्न पे फिर से आए अपन, तो कीमोथेरेपी के साथ साथ हम लोग ज़्यादातर पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कैंसर के सरफेस पे एक जीन को टारगेट करती है, जिसको हम लोग एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं या रिटुक्सिमैब बोलते हैं। तो वो भी जिन पेशेंट्स में CD20 पॉजिटिव लिम्फोमा होते हैं, और ज़्यादातर ये हाई ग्रेड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं, तब हम ये इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ साथ देते हैं। और इसमें फिर हमारे सक्सेस रेट्स जो हैं वो 10 से 20% बढ़ जाते हैं।
अच्छा, इस तरह का जो इलाज होता है उसे शुरू करने से पहले क्या मरीज के स्तर पे भी उसे कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे खान पान संबंधी कुछ विशेष चीज़ें खानी हैं या कुछ चीज़ों को खाना पीना बंद करना है? लिम्फोमा का ट्रीटमेंट डायरेक्टली किसी डाइटरी फैक्टर से रिलेटेड नहीं है। लिम्फोमा का कॉजेशन भी किसी डाइटरी फैक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बट कई दफ़े हम लोग ये सलाह ज़रूर देते हैं कि साफ़ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब हम पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देते हैं या कीमो इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इन्फेक्शन का चांसेस उन पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाता है। तो हम आम तौर पे बोलते हैं कि पानी जो आप पी रहे हैं उसका ख़ास ध्यान रखें, बॉयल करके पानी पिएं, और जो कच्चे फल और सब्जी हैं जिसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है उसको अवॉइड करें। और पेशेंट की तरफ से और पेशेंट के सगे संबंधी की तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट के पहले जो हमको ध्यान रखने की बात होती है कि एक तो पक्का डायग्नोसिस होए, फिर डिज़ीज़ का कुछ टेस्ट करके स्टेजिंग होए कि पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है या चौथी स्टेज है। फिर उस पर हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आमतौर पे हॉजकिन्स लिम्फोमा में और हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में करीब 6 या 8 राउंड ट्रीटमेंट का दिया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है। लो ग्रेड लिम्फोमाज में कुछ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, कुछ मेंटेनेंस के इंजेक्शंस हम कई दफ़े 2 साल 3 साल के लिए भी देते हैं। अच्छा, मरीजों की उम्र को लेकर जब हम बात कर रहे थे तब आपने बताया था कि छोटे बच्चों को भी इसका खतरा रहता है, तो बच्चों के मामले में किस तरह इलाज होता है, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, ये आप बता सकते हैं? और आजकल कई राज्यों में सरकारों की तरफ से भी कैंसर के इलाज में मदद की जाती है, तो वो कैसे मिल सकती है? दोनों तरह के जो कैंसर्स होते हैं, हॉजकिन्स और हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन्स, ये बच्चों में भी होते हैं। और बच्चों में इसमें जो सक्सेस होता है वो बहुत हाई होता है। जो हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमास बच्चों में होते हैं, अगर उनको अच्छा ट्रीटमेंट कोई पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट सेंटर पे दिया जाए तो आप मानेंगे नहीं, 10 में से 9 पेशेंट्स को, 10 में से 8 पेशेंट्स को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। कुछ लिम्फोमाज में लंबा ट्रीटमेंट होता है, 1-2 साल का ट्रीटमेंट होता है, बट क्योर रेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और हॉजकिन्स का तो मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट स्टेज में मोर देन 90% क्योर रेट्स, और फोर्थ स्टेज में भी 40 से 50% क्योर रेट्स जो हैं वो बच्चों में हम लोग आजकल हमारे पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। जो आपने ट्रीटमेंट में सपोर्ट और खर्चे की इशू रेज़ करी निरंजन जी, उसमें आई थिंक सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और मुझे ध्यान है जब 30 साल पहले मैं टाटा हॉस्पिटल से ट्रेन होके आया था तो मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब मेरे पास कोई लिम्फोमा का पेशेंट आता था और मेरे को ये मालूम था कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास साइंस है, इस पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ, और आर्थिक स्थिति की वजह से और आर्थिक प्रेशर्स की वजह से उस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते थे। बट अब मैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मेरी तरफ से और मेरी पूरी ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि अब हम करीब 100% पेशेंट्स को क्यूरेटिव इंटेंट से बढ़िया ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पेशेंट्स को हम लोग क्योर कर सकते हैं, बट 100% अपॉर्चुनिटी हम पेशेंट को इलाज की और क्योर की दे सकते हैं। इतने सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। अपने प्रदेश की अगर अपन बात करें तो भामाशाह योजना है, चिरंजीवी योजना है। आप नेशनल लेवल पे बात करें तो इंश्योरेंस स्कीम्स जो सेंट्रल लेवल से अवेलेबल हैं, और करीब सब स्टेट्स में कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी की सब दवाइयाँ उनको दे सकते हैं, और इम्यूनोथेरेपी की जो महंगा इंजेक्शन होता है, करीब 10, 15, 20 हज़ार रुपये एक डोज़ का लगता है,
वो भी इसमें कवर्ड है। तो वो हमारे मतलब इन दवाइयों की अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे हाथों को बहुत बल मिला है। अब हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट गरीब से गरीब पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए किसी को लिम्फोमा कैंसर है या किसी मरीज को अन्य तरह का कैंसर है, तो क्या ये दोनों कैंसर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं कि भाई लिम्फोमा कैंसर है उसे अन्य तरह का कैंसर हो गया, या कैंसर किसी अन्य अंग में था वो लिम्फोमा कैंसर में बदल गया? नहीं, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। रेयर सिचुएशन हो सकती है कि एक पेशेंट में 2 तरह के कैंसर्स हों, बट उसमें दैट इज़ अ रियल चैलेंज इन द ट्रीटमेंट। और हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में उन पेशेंट्स को डिस्कस करते हैं, नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे उन पेशेंट्स को डिस्कस करते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि पूरी तरह से ये क्योर हो जाता है, लेकिन इसके दोबारा होने का खतरा भी रहता है। मरीजों में ऐसे केसेस देखने में भी आते हैं। तो लिम्फोमा कैंसर से जो ठीक हो चुके हैं, उनका एक बार पूरा इलाज हो चुका है, तो फॉलो अप में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि दोबारा ये परेशानी ना हो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया निरंजन जी। और ये आई थिंक सारे लिम्फोमा के पेशेंट्स और लिम्फोमा के पेशेंट्स के परिजनों को ये ज्ञात होना चाहिए कि रेगुलर फॉलो अप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली 100 में से 100 पेशेंट्स हम लोग नहीं क्योर कर पाते, 100 में से 60 या 70 या 80% क्योर कर पाते हैं। तो 100 में से 20 या 30 या 40 पेशेंट्स को ये बीमारी के वापस आने का खतरा होता है। और अगर सपोज़ रिलैप्स हो रहा है, बीमारी वापस आ रही है, तो जितनी जल्दी वो रिकरेंस रिलैप्स डायग्नोज होएगा, उतना ही सेकंड टाइम ट्रीटमेंट प्रभारी हम दे पाएंगे। तो पेशेंट्स को सतर्क रहने की ज़रूरत भी है। पहले जैसे लक्षण अगर दोबारा से हो रहे हैं तो इमीडिएट अपने ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर से कांटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और अगर लक्षण नहीं भी हो रहे हैं, फिर भी फ्रीक्वेंटली 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार कुछ जांचें करा करके अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना एकदम अति आवश्यक है। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी बीमारी है और ख़ास तौर पे कैंसर जैसा, तो उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात लागू होती है। डॉक्टर्स भी इस चीज़ पे जोर देते हैं। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब खान पान, जीवन शैली, व्यायाम, जिन्हें हमें अपनाना चाहिए या जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि किसी भी तरह के कैंसर का जो खतरा है उससे हम दूर रहें, वो कम से कम हो? सो लिम्फोमा का डायरेक्ट कनेक्शन निरंजन जी लाइफस्टाइल से नहीं है, और कोई डाइटरी फैक्टर्स भी नहीं है, और स्मोकिंग, टोबैको बहुत सारे दूसरे कैंसर्स तो प्रोड्यूस करता है, बट लिम्फोमा में उसका कॉजेशन का चांसेस कोई एस्टैब्लिश्ड नहीं है। तो लिम्फोमा के एस्पेक्ट में इनका ज़्यादा लाइफस्टाइल का रोल नहीं है, बट दूसरे कैंसर्स में बहुत बड़ा रोल है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल, ये तो हर जने को अपनाना चाहिए। और पर्टिकुलरली अपनी जो यंग पीढ़ी है, जो इस वक्त सीनियर स्कूल में है या कॉलेज में है या यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल अपन 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में शुरू करेंगे, तो 50% तक कैंसर्स, इसमें लिम्फोमा नहीं है लिस्ट में, बट 50% ऑफ कैंसर्स तक अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सारी कैंसर रिलेटेड इंटरेक्शंस में ये मैसेज तो बिल्कुल जाना ही चाहिए कि एक कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल होता है और वो आपको अपनाना है। अच्छा, वैसे तो आम बीमारियों में भी ये चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन कैंसर के साथ भी होता है, ज़्यादा होता है कि लोग एक पैथी के साथ दूसरे जो नुस्खे होते हैं उनको भी आजमाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि आपको कोई नुस्खा आजमाना चाहिए, नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने विश्वास और आस्था की बात है। लेकिन यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे जो मेडिकल एक्सपर्ट है उन्हें क्या बताना चाहिए? तो देखिए, ये सवाल हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, आपका ट्रीटमेंट तो हम ले रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं,
तो मेरा रिस्पांस उन पेशेंट्स को क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, वेदर वो सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं उस रोगी को या उसके साथियों को ये बोलता हूँ कि जो मेरी थेरेपी है उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, उसके बारे में मेरा अध्ययन है, और उसमें क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, वो सब मुझे मालूम है। दूसरी पद्धति जैसे होम्योपैथी है या आयुर्वेदा है या यूनानी है, उसके बारे में मेरा अध्ययन नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको राय नहीं दे सकता। उस पद्धति का मेरी पद्धति से कैसे इंटरेक्शन होएगा, पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप वो इस्तेमाल करें नहीं करें ये आपका डिसीजन है, मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरा जवाब तो ये होता है, सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, लेकिन आप जिस भी पैथी में इलाज करा रहे हैं वो सर्टिफाइड पैथी होनी चाहिए, उसके डॉक्टर अच्छी तरह से प्रशिक्षित उस बीमारी के इलाज में होने चाहिए, और आजकल तो हर बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं। और अपने मन से कोई भी नुस्खा, दवाई या दूसरे जो भी उपाय होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े। ख़ास तौर पे इंटरनेट के जो उपाय हैं वो वेरीफाइड नहीं होते हैं, उनसे आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। 100% एग्रीड। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने लिम्फोमा कैंसर और अपने जीवन से कैंसर को दूर रखने के बारे में हमें बहुत उपयोगी जानकारी दी है। आप भी तमाम एहतियात बरतिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। नमस्कार। और वर्ल्ड लिम्फोमा डे पे आप सबको मेरे नमस्कार।